हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हो गया सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11 यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज इसमें ये आखिरी लेक्चर है हमारे पास, जिसमें क्वांटम नंबर आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो हमारे पास 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है हमारे पास में क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर या इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमारे पास में जो मेन चेन होती है, आप जानते हैं कि हमारे पास में सेल होते हैं। याद है आपको, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, इस प्रकार से ये सेल होते हैं। तो सेल को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। किस वाले सेल की हम बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं सेल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एन बराबर हमारे पास में 1 सेल हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये है नंबर ऑफ सेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि नंबर रिप्रेजेंट करेंगे एन से, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेल को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारे पास में आता है इसी में दूसरा, कौन सा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब जरा यहाँ पर देखो आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमारे पास में यहाँ पर क्या है, हमारे पास में यहाँ पर सेल है, हमारे पास में के, देख रहे हो यहाँ पर सेल है हमारे पास में के। तो पहले सेल के लिए हम के को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे सेल के लिए एल को रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरे सेल के लिए एम को, और थर्ड सेल के लिए एन को रिप्रेजेंट करते हैं। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इस प्रकार से आपस में चला जाता है। तो आपने 9th में पढ़ा होगा ना आप, अगर जैसे ये पहला सेल है, ध्यान से देखना, ये यहाँ पास में कौन सा सेल है, फर्स्ट वाला सेल है, ये हुआ हमारे पास में फर्स्ट सेल। तो इसके लिए हम एन बराबर 1 लिखेंगे और इसको आप क्या बोलते थे, याद है। फिर हम लिखते थे ये सेकंड सेल, इसको एन बराबर 2 लिखते थे और इसको हम एल बोलते थे। ये है यहाँ पास में थर्ड सेल, ये थर्ड सेल हुआ, इसको आप क्या बोलते थे, इसको आप एम बोलते थे। और ये यहाँ पास में फोर्थ सेल, ये हुआ यहाँ पास में फोर्थ सेल, और इसको आप क्या बोलते थे, एन बोलते थे। ठीक है, अब ये फोर्थ सेल है, फोर्थ सेल को एन, ये थर्ड सेल है, थर्ड सेल को एम, ये है आपका 2 और ये है यहाँ पास में 1। तो इस प्रकार से यहाँ पास में क्या हुए, सेल हुए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मिला के सेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास में सेल को रिप्रेजेंट करता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब दूसरा आता है हमारे पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर। हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारे पास में सेल होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारे पास में एक सेल है, ये वाला सेल है, तो ये एस सब सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारे पास में 2 सेल है हमारे पास में, तो ये आपका एस और पी से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारे पास में 3 सब सेल है हमारे पास में, तो 3 सब सेल कौन कौन से हैं, एस पी और डी, सॉरी एस पी और डी, कौन कौन से हैं यहाँ पास में, एस पी और डी है। जैसे यहाँ पास में ये फोर्थ है, ये क्या है यहाँ पास में, फोर्थ है, तो एस पी डी और एफ, ये यहाँ पास में सब सेल है। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सब सेल को। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो सब सेल, कौन से, ए सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब वो ए से पी है कि डी है, इस प्रकार से अब हमारे पास में आता है यहाँ पर, या ध्यान से देखो, सब सेल में हमारे पास में कौन सा हो सकता है, सब सेल में हमारे पास में हो सकता है एस पी डी और एफ, एस पी डी एफ हो सकता है। अब यदि आप एस को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए आप 0 लिखो, पी को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप 1 लिखो, डी को करेंगे तो आप 2 लिखो, और एफ को करेंगे तो आप 3 लिखो। इस प्रकार से आपको नंबर लिखने हैं। क्लियर है। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब इन दोनों के बेसिस पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये है यहाँ पास में एग्जाम्पल। सपोज करो आपसे बोला गया है, चलो एग्जाम्पल को मैं यहीं ले लूँ ताकि आपको एल की वैल्यू दिखती जाए, इस प्रकार से ले लेता हूँ। अब आपसे बोला गया है एग्जाम्पल नंबर 1 में कि आपको 0 और 1 और 0 के लिए रिप्रेजेंट करना है। कैसा सिस्टम बनेगा, तो आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, 1 के लिए लिख लोगे आप 1, क्योंकि एन रिप्रेजेंट है, ये तो एन आपको बताता है। ये 1 2 3 4 लिखा है ना, ये क्या है आपके पास में, ये है नंबर ऑफ एन। तो इस साइड आपका 0 1 2 3 4 लिखा है, ये क्या है आपके पास में, ये है हमारे पास में एल। तो 1 0 लिखा है, इट मीन्स फर्स्ट सेल की बात हो रही है। एन मतलब हुआ 1, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन को, 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस को। तो देखो ऊपर है, ये हमारे पास में 0 है, 0 मतलब क्या हुआ आपके पास में, एस, तो 0 का हमने लिख लिया एस, और ये 1 का लिख लिया हमने एन। बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास में ये सब सेल कौन सा हुआ, पहला सब सेल, पहला सेल की बात हो रही है। यहाँ पर एन बराबर 0 और एस था, तो कितने सेल की बात हो रही है, पहले सेल की बात हो रही है। क्लियर है। दूसरे एग्जाम्पल सोच समझ में आएगा आपको, देखते जाओ जरा यहाँ पर। अब देखो प्यारे बच्चों, जैसे 2 1 का मीन्स क्या हुआ, 2 का मतलब ये हुआ कि n बराबर 2 है, नंबर ऑफ सेल कितना है, 2 है, ये तो n को रिप्रेजेंट करेगी 1 2। अब 1 लिखा हुआ है, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, p को, मतलब ये हुआ कि हमारे पास में 2p का सिस्टम बना हुआ है। क्लियर है।
अब बात करते हैं थ्री की, थर्ड की। 3 2 लिखा हुआ है, 3 2 मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब हुआ n बराबर 3 और 2 को रिप्रेजेंट कर इसको करता है d को, ये हुआ हमारे पास में d, इसलिए हमने ये किसके बनाया 3d। अब हम बात करते हैं 4 3 की, तो 4 3 में हमारे पास में क्या हो जाता है, 4 3 में हमारे पास में हो जाता है 4 मतलब 4 नंबर के सेल की, और 3 मतलब क्या हुआ, 3 मतलब हुआ आपके पास में f, तो ये हुआ आपस में 4f। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये आ जाता है। अब आपसे सपोज करो, आपसे बोले कि हमारे पास में बने के लिए सिस्टम बनाओ, तो आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे n बराबर 1 और s बराबर 0। आपसे बोला 2p के लिए सिस्टम बनाओ तो क्या बनाओगे, n बराबर 2 और p बराबर 1। आपसे बोला 3d के लिए सिस्टम बनाओ तो कैसे बनाओगे, 3 के लिए n बराबर 3 और d बराबर 2, 4 के लिए n और f के लिए 3 रिप्रेजेंट। ये वाली लाइन आपको याद रखना है, बात समझ में आ रही है। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसको आपको याद रखना है। इतनी सी बात है, बाकी तो सब बन ही जाएगा। क्लियर है। अब देखो जरा, तो इसमें तो मजा आया होगा आपको करने में, बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपका क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, किसको, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मैंने आपसे बताया था, याद करो, मैंने आपसे बताया था, ये तो हाँ है हमारे पास में सेल, ये हमारे पास में सेल है। सेल हमारे पास में सब सेल से मिलकर बना है, एक सेल है तो एक सब सेल है, और सब सेल का ये हमारे पास में ऑर्बिट है, तो एक ऑर्बिट होता है। सपोज करो हमारे पास में एक सेल ना हो के हमारे पास में 2 सेल है, तो ये किस किस से मिलकर बना है, ये ए से मिलकर बना है और पी से मिलकर बना है। और पी के लिए हम क्या बनाते हैं, पी के लिए हम बनाते हैं 3 ऑर्बिटल। क्लियर है। तो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ये कहलाता है ऑर्बिटल। क्या कहलाता है, ये जो लिखा है ये कहलाता है यहाँ पास में ऑर्बिटल। समझ में आ रही प्यारे बच्चों, ये कहलाता है यहाँ पास में ऑर्बिटल। तो ये है हमारे पास में ऑर्बिटल, ये फंडा क्लियर है, समझ में आ रही है। तो ये है हमारे पास में ऑर्बिटल। अब ये जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो ऑर्बिटल है दिख रहा होगा, ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है, फंडा समझ में आया। अब इसके लिए हम वैल्यू क्या निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला है यहाँ पास में 2l+1। क्या फार्मूला है, यहाँ पास में 2l+1। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जो ऑर्बिटल को हम निकालेंगे, तो ऑर्बिटल को निकालने के लिए यहाँ पास में जो फार्मूला आएगा वो आएगा 2l+1। कितना आएगा, 2l+1। एग्जाम्पल साथ में मैं आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखो प्यारे बच्चों, आपके पास में एल की वैल्यू सपोज करो 0 है, तब एम एल की वैल्यू कितनी होगी, इस फार्मूले में वैल्यू रखो या एल की वैल्यू कितनी रखो, 0 रखो, तो एम एल की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मतलब आपके एक ऑर्बिटल की बात हो रही है। समझ में आया, क्लियर है। दूसरी है हमारे पास में कि यदि हमारे पास में एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू यदि 1 है, तब एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस वाले फार्मूले में वैल्यू रखो, आप पुट करो वैल्यू, कितनी आएगी हमारे पास में, हमारे पास में आएगी एम एल 3 भाई 2 की जगह 1 रखो, 2 बन जा 1 + 1 3 हो जाएगा। मतलब 3 ऑर्बिटल की बात हो रही है, मतलब पी की बात हो रही है। ये देखो 3 ऑर्बिटल किस में होते हैं, पी में होते हैं। अब आपके पास सपोज करो एल की वैल्यू 2 आ गई, तो एम एल की वैल्यू कितनी होगी, एम एल की वैल्यू होगी यहाँ पास 5। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 रखो इस फार्मूले में, 2 रखोगे तो कितना होगा आपका 2 2 जा 4 और 1 5। तो ये यहाँ पास में कितना आ गया 5 मतलब किसकी बात हो रही है, डी की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, एस जो होता है वो एक ऑर्बिटल को रखता है, पी जो होता है यहाँ पास में वो 3 ऑर्बिटल को रखता है ना। और जो डी होता है हमारे पास में, ये जो डी होता है वो हमारे पास है 5 ऑर्बिटल को रखता है। कितने को, 5, 1 2 3 4 और 5, 5 ऑर्बिटल को रखता है। तो एम एल की वैल्यू डिपेंड किस पर करती है, एल की वैल्यू पर, एल की वैल्यू पर डिपेंड करेगी एम एल की वैल्यू। याद रखना, एम एल की जो वैल्यू है ये डिपेंड किस पर करेगी, एल की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। आपका एल का वैल्यू क्या है, उस प्रकार से हमारे पास में ऑर्बिटल आएगा। बात समझ में आ रही है भाई, ये तो पता होना चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, आपका यहाँ एक ऑर्बिटल आया ना, ये वाला जो एक ऑर्बिटल, ये जो है एक ऑर्बिटल जो आया हमारे पास में, एक ऑर्बिटल किसके लिए बनाते हैं, एस के लिए। और एल बराबर 0 मतलब क्या हुआ, एल बराबर 0 मतलब ये हुआ कि एस और एस के लिए एक ऑर्बिटल, सही बात है। एल बराबर 1 का मतलब क्या हुआ, पी, और पी के लिए कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल। एल बराबर 2 का मतलब क्या होता है, डी, और डी के लिए कितने आते हैं, 5 ऑर्बिटल। एल बराबर यदि मान लो यहाँ पर 3 होता तो हमारे पास में कितना आता, 7 आता, क्योंकि हमारे पास में 7 ऑर्बिटल होते हैं डी में। बात समझ में आ रही है। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर एल में कितने होते हैं, पास में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर ये हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। जब अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, समझ रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जैसे हमारे पास में ये हुआ, एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास में ये हुआ,
अब यार ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास में ये एस हुआ, ये एस हुआ। अब इसके लिए हमको एस की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमको? एस की वैल्यू निकालनी है हमको। जब एस की वैल्यू निकालेंगे हम इसमें इलेक्ट्रॉन दें। यदि मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया इस प्रकार से, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एस की वैल्यू है हमारे पास में +1। कितनी है? +12। और यदि इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो अब मैं लिखूंगा एस की वैल्यू कितनी है? +12 कॉमा लगा के लिखेंगे -12। ये -12। बात समझ में आ रही? क्या बोल रहे हैं हम? नहीं आ रही? फिर समझो यहाँ पर यदि हमारे पास में इस प्रकार से ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो एस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में क्लॉकवाइज के लिए कितनी हो जाएगी? +12। तो ये एंटी क्लॉकवाइज भी भर दिया आपने, जैसे ये है, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी? +12 एंड -12। नई बात समझ में आ रही? समझो। इसके लिए तो मैं क्या लिखूंगा? इसके लिए लिखूंगा मैं आपके पास है +12। कितना लिखा मैंने? +12। लेकिन यदि मान लीजिए आपके पास में ये भी हो, क्या हो? आपके पास में ये ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल बनाता हूँ मैं। ये पी ऑर्बिटल बनाया मैंने, बहुत लंबा चौड़ा बना दिया। बात समझ में आ रही है? अब यार ध्यान से देखना यहाँ पर, और यहाँ पर देखना आप। अब मैंने यहाँ पर पी ऑर्बिटल बनाया, ये ऑर्बिटल बना दिया। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन देता हूँ। मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? इसके लिए लिखूंगा +12 के साथ को +12। मैंने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो इसके लिए मैं लिखूंगा +12। मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और दे दिया, तो मैं इसके लिए लिखूंगा कितना? +12। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? फिर समझो यहाँ पर, मेरे पास में ये पी है, मेरे पास में ये पी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम समझ रहे हैं। ये हुआ हमारे पास पी ऑर्बिटल, ये बना है, ये पी ऑर्बिटल बना है। 1 2 3 ही होते हैं, आप सभी जानते हैं। अब इस पी ऑर्बिटल में हमने इलेक्ट्रॉन दिए। क्या दिए हमने दिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके लिए मैं लिखूंगा +12, क्लॉकवाइज है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, मैं इसके लिए लिखूंगा +12। मैं एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया आपने, तो इसके लिए लिखूंगा मैं आपके पास में +12। क्लियर है? लेकिन यदि मान लीजिए मैं एंटी क्लॉकवाइज देता हूँ, समझना। अब मैं इसको जरा इन दोनों को हटा देता हूँ यहाँ से। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो अब मैं इसके लिए कितना लिखूंगा? इसके लिए लिखूंगा +12 और एक के लिए लिखूंगा मैं -12। ये है हमारे पास में, तो इसके लिए लिखूंगा मैं +12 और इसके लिए लिखूंगा मैं -12। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? फिर समझो। यदि यहाँ पास में सपोज करो कि एस है, क्या यहाँ पास में एस ऑर्बिटल है ये। अब इसमें मैंने कोई इलेक्ट्रॉन देना है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा +12। मैंने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं लिखूंगा -12। तो ये है कुल मिला के एस की वैल्यू आपको बताती है कि कितने आपके पास में क्लॉकवाइज है, कितने एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो हम क्या लिखेंगे? +12। एंटी क्लॉकवाइज है तो हम क्या लिखेंगे? -12। बात समझ में आ रही? फंडा क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से यहाँ पास स्पिन क्वांटम नंबर हुआ। अब हमारे पास में आता है यहाँ पर प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड हमारे पास में क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास में, प्रॉब्लम ये है कि आप n = 2 और l = 1 के लिए सिस्टम बनाइए। क्या बनेगा? बताओ भाई, मैं आसान बनाओ, वीडियो को पॉज करो और बनाओ जरा। n = 2 और l = 1 के लिए सिस्टम बनाना है। तो हमारे पास सिस्टम कौन सा होगा जानते हो? सिस्टम होगा हमारे पास में n के लिए 2 है तो 2, l के लिए 1, मतलब किसकी बात हो रही है? 2p की बात हो रही है। ये बन गया सिस्टम, ये बन गया यहाँ पास सिस्टम। बात समझ में आ रही है? अब n = 4 l = 0 के लिए सिस्टम बनाना है, तो क्या बनाओगे आप बनाओगे 4 और 0 रिप्रेजेंट करता है s को, मतलब ये 4s की बात हो रही है। इसके लिए सिस्टम बनाना है आपको। क्या बनेगा आपके पास है? आपके पास बनेगा 5 और l = 3 मतलब s p d और f की बात हो रही है। ये लो, l = 3 मतलब क्या हुआ? d हुआ ना भाई। 0 के लिए l की वैल्यू 0 मतलब s, याद है? 0 के लिए क्या आएगा? s 1 के लिए क्या आएगा? p 2 के लिए क्या आएगा? d 3 के लिए क्या आएगा? f। तो ये आगे 5f, याद है? इस प्रकार से 5f हो गया। अब सपोज करो हमारे पास में इसके लिए सिस्टम बनाना है, हमको इसके लिए सिस्टम बनाना है। किसके लिए सिस्टम बनाना है? n = 3 l = 2 के लिए। तो ये बनेगा हमारे पास 3 और 2 के लिए हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं d। 3d के लिए बात हो रही है। यदि आपके पास 3d हो तो आप ये वाला सिस्टम बनाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं यहीं पर n+l रूल की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये n+l रूल आपको बताता है कि किस प्रकार से हम एनर्जी लेवल चेक कर सकते हैं सेल और सबसेल का। सेल का याद करो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया है, एक कॉलम तो ये है
एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, ये एक कॉलम बाई कॉलम चल रहे हैं हमारे पास में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सेल की। तो पहले सेल की बात करेंगे तो हम 1s लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट सेल की बात हो रही है। n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब s के लिए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम जानते हैं s के लिए वैल्यू कितनी है, 0। अब यहाँ पर n प्लस एल रूल है, तो n प्लस एल जोड़ो तो n कितना है 1, तो ये हुआ हमारे पास 1, और 1 तो है ही यहाँ पर, तो ये हमने लिखा, सॉरी n प्लस एल है, ये n प्लस एल की रूल है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या जाएगा, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू यहाँ पास में 0, तो 1 प्लस 0 बराबर हो गया 1। समझ में आ रही है? दूसरे में समझ में आएगी आपको। देखो जरा, हमको 2s के लिए निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब s के लिए निकाल रहे, तो s की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो 2 प्लस 0 कितना है आपके पास में 2। बात समझ में आ रही है? पास में यहाँ पर 2p के लिए निकालो n प्लस एल की वैल्यू, तो 2p के लिए निकाला तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, p के लिए कितना होगा 1, l की वैल्यू 1 ही होती है, p के लिए वैल्यू ऑफ l कितनी होती है 1 होती है। अब n प्लस एल कितना हो जाएगा, n प्लस हो जाएगा हमारे पास में 2 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास में 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 3। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये n और l की वैल्यू जो होती है वो n प्लस एल की जो वैल्यू होती है वो हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। n प्लस एल हमको एनर्जी लेवल बताता है। अब यार ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था, याद रखना आप, कि हमारे पास में ये जो 1s की वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है। अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे n प्लस एल से। ये जो वैल्यू होती है ये सबसे कम होती है, और ये 2s की और 2p की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में बराबर होती है। समझ में आ रही है? एनर्जी हमारे पास में पहले सेल की कम होती है, दूसरे सेल की ज़्यादा होती है, तीसरे सेल की और ज़्यादा होती है। ये इसी फार्मूले से हम चेक करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे। जैसे 3s के लिए सिस्टम बनाओ, n प्लस एल की वैल्यू निकालो 3s के लिए, जैसे ऊपर निकाला था। तो यहाँ पर हम इसके लिए वैल्यू निकालते हैं, तो 3s, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू तो 3 है यहाँ पास में, s के लिए वैल्यू होती है 0, तो 3 प्लस 0 हो जाएगा 3। 3p के लिए n प्लस एल निकालना है, तो n बराबर तो क्या है 3, p के लिए होता है 1, मतलब होगा यहाँ पास में 4। 3d के लिए निकालना है, तो n की वैल्यू तो यहाँ पास में 3, लेकिन d के लिए होता है 2, 3 2 5, ये हो गया यहाँ पास में n प्लस एल की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? फंडा क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s लिखते हैं ना हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय। अब यहाँ पर हम 1s को पहले क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1s की वैल्यू होती है कम। समझना, बहुत अच्छा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1s को आप पहले क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1s की वैल्यू होती है हमारे पास में कम। अब 1s के लिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। क्वेश्चन ये आता है, सर यहाँ पर 3s 3p है, यहाँ 2s 2p है, 3s 3p है, तो 3d में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा कि 4s में जाएगा। तो बात करते हैं हम 4s और 3d के विषय में। तो 3d में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले आपको 4s में भरना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में आपको भरना है 4p में। फंडा क्लियर है? अब ये कहाँ से प्रूफ होगा, इसको हम प्रूफ करेंगे n प्लस एल रूल से। n प्लस एल रूल से प्रूफ करेंगे कि इनकी एनर्जी क्या है। ये हमारे पास में एनर्जी लेवल में बढ़ाता है, एनर्जी लेवल। अब इसका एनर्जी लेवल क्या है समझो जरा। n प्लस एल की हमने बात की, यहाँ पर हम यहाँ पर बात करते हैं n प्लस एल की। तो n 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी 1 आएगी, क्योंकि s की वैल्यू हो गई 0। 2 के लिए क्या आएगी 2 आएगी। 2p और 3s के लिए क्या आएगी n प्लस 1 की वैल्यू, यहाँ 1 रखो तो 1 आया, 3 आया, यहाँ 3 रखो तो ये आया। निकाल के देखना, अभी मैंने आपको n प्लस एल की वैल्यू निकाली। n बराबर 3 है, p की वैल्यू 1, 3 प्लस 1 4, n की वैल्यू 4 है, s की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, कितना हो जाएगा 4। n की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5। n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 1 है, 1 है, तो हो जाएगा 5। n की वैल्यू 5 है, s की वैल्यू 0, तो हो जाएगा हमारे पास 5। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमने n प्लस एल की वैल्यू निकाली, ये निकल गई n प्लस एल की वैल्यू। सेम नंबर आता है यदि, अब समझना यहाँ पर, अब देखो जरा, ये आपके पास में जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी इस लेवल में है हमारे पास में। n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, n प्लस एल की वैल्यू कम तो एनर्जी कम। समझ में आया क्या बोला? n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा,
एन प्लस एल की वैल्यू कम तो एनर्जी कम। एन प्लस एल की वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, यदि हमारे पास में हाई है, हमारे पास में हाई है, तो हमारे पास में एनर्जी क्या है, एनर्जी कैसे यहाँ पास में, एनर्जी यहाँ पास में हाई, कैसे यहाँ पास में हाई। यदि एन प्लस एल की वैल्यू हाई है तो एनर्जी कैसे हो जाएगी, यहाँ पास में हाई हो जाएगी। और यदि एन प्लस एल की वैल्यू लो है, कैसे यहाँ पास में लो है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पास में लो हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एन प्लस एल की वैल्यू डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हमने एन प्लस एल की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पर हमने एन प्लस एल की वैल्यू निकाला। ये है 1s को पहले क्यों लिखा, क्योंकि एन प्लस 1 में एन की वैल्यू 1 आई। 2s को बाद में क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब यहाँ पर 2p को पहले क्यों लिखा, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पास में 3 आई। अब बात यह है सर कि 3s को भी पहले लिख सकते थे, 3 और 3 ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पर समझो जरा, अब आगे समझो जरा। 3p को बाद में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 3 से ज़्यादा बड़ा होता है 4, फिर p से ज़्यादा होता है 4s, तो हमने 4s को बाद में लिखा। 3d 4p 5p को क्यों लिखा, क्योंकि 5 वैल्यू है और 5 वैल्यू 4 से ज़्यादा होती है। इतनी बात सही में आई। अब ये समझो यहाँ पर यदि वैल्यू सेम हो जाती है तो, यदि यहाँ पास में वैल्यू सेम हो जाती है तो क्या करें हम, यहाँ समझना। यदि यहाँ पास में वैल्यू सेम हो रही प्यारे बच्चों, चूंकि सेम नंबर आया 3 3 4 4 5 5, अब हम क्या करें, इसमें कैसे पता चला है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो आपको क्या करना है, सो वैल्यू एन विल बी डोमिनेट, यहाँ एन की वैल्यू डोमिनेट होगी। यदि हमारे पास में नंबर सेम हो जाता है तो एन की वैल्यू डोमिनेट होगी। कैसे, इन 2p और 3s की हम बात कर रहे हैं, तो 2p के लिए यहाँ पास में एन की वैल्यू 2 है, 3s के लिए एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 2 और 3 में बड़ी कौन हुआ, 3, इसलिए यहाँ पास में 2p आएगा छोटा और 3 आएगा बड़ा। 3p और 4s की बात करते हैं, यदि हम ध्यान से देखो, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें हमारे पास में 4p 4s और 4p की बात हो रही है, वो 2p और 3s की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 2p और 3s की बात हो रही है। अब दोनों के लिए वैल्यू कितनी है, 3 3 है। किसको पहले लिखें, 3 को पहले भी लिख सकते थे, लेकिन अब जो वैल्यू है ये डिपेंड किस पे करेगी, ये डिपेंड करेगी हमारे पास में इस वैल्यू के ऊपर। किस वैल्यू के ऊपर, n की वैल्यू के ऊपर। अब यहाँ से n वैल्यू के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी यहाँ पास में, कि n की वैल्यू 2p में n की वैल्यू कितनी है 2, और 3s में n की वैल्यू कितनी है 3। 2 और 3 में बड़ा कौन है 3, इसलिए यहाँ पास में 2p की वैल्यू कम है, 3s की वैल्यू ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है, आई। n की वैल्यू डोमिनेट होगी, यहाँ लिखा वैल्यू ऑफ n डोमिनेट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरी, यदि हम 3p और 4s की बात करते हैं तो 3p के लिए n की वैल्यू कितनी है 3, और 4s के लिए 4, तो 4 बड़ा है 3 छोटा है, इसलिए हमारे पास 3p पहले आएगा 4s बड़ा आएगा। अब बात करते हैं हम 3d 4p और 5s में, तो 3d के लिए वैल्यू कितनी है 3, 4s के लिए 4, 5s के लिए 5, इसलिए 3d वैल्यू पहले आई, फिर 4p आई, फिर ये आई। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम 2s 2p 3s फिर 3p 4s फिर 3d लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम 3d लिखते हैं। क्लियर है। तो ये है हमारे पास क्वांटम नंबर, आप सभी समझ रहे होंगे इसको, ठीक है। तो ये इसी के साथ आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ये क्वांटम नंबर आपका जो बचा था वो भी हमने पूरा करवा दिया। तो इस प्रकार से आप एक बार देखना, रिवाइज करना, आपको समझ में जाएगा। क्वांटम नंबर कर लेना है, आसान है, सरल है। तो ये हुआ क्वांटम नंबर, और इसी के साथ हमारे पास में ये यूनिट होती है कंप्लीट। आने वाले लेक्चर में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।